एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और हम ये कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं लखनऊ से। देखिए, एक कहावत है, हम सब अपने घर में सुनते हैं, जब भी किसी भी किस्म की परिस्थिति होती है, अच्छी बुरी, एक बात कही जाती है जिसे कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम। उम्मीद पर तो कायम है ही। अच्छा होगा तो आप ये बोलेंगे, कुछ खराब हो जाएगा तब भी आप ये बोलेंगे। तो वो उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इसी वजह से आज दिन भर अलग अलग प्रदेशों पर तो कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज दिन भर उत्तर प्रदेश उम्मीद का प्रदेश क्यों है और क्यों रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। नामी गिरामी शख्सियत हमारे साथ होंगी और आज का पहला कार्यक्रम में हमारे साथ, ये हमारी खुशनसीबी है, स्टेज पर हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही प्रबल और प्रखर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, उम्मीद शब्द को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं? उम्मीद बहुत पॉजिटिव वर्ड है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। कई बार हम स्टेट के बड़े बड़े ऐड देखते हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, और सरकार जब भी कोशिश करती है तो यही कहती है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। उम्मीदों का प्रदेश एक पॉजिटिव है। सवाल ये, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ तो मैं इस बात का आकलन करूँगा कि उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, था कि नहीं है। अगर हम शुरुआत करें तो ये लगता था कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक उम्मीद जगी कि इस सरकार में इन्वेस्टर्स आएंगे, लेकिन अगर हम सच्चाई देखें, हकीकत देखें, तो जो उम्मीदों का प्रदेश था, जिस उम्मीद से इन्वेस्टर्स आए थे, आज इन्वेस्टर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। शायद इन्हें एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट करना पड़ेगा जो इन निवेशकों को ढूंढे, जो बेवफा निवेशक थे वो कहाँ मिलेंगे अब। मुझे याद है, बिना इन्वेस्टमेंट मीट किए हुए SCL का इन्वेस्टमेंट आया, बिना हमने कोई बड़ा प्रचार किए, इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाए बिना सैमसंग का एक्सपेंशन कर ले गए। तो ये उम्मीदों का प्रदेश है जहां लोग चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, आएँ। यहाँ लोगों की उम्मीद बहुत है सरकारों से, और खासकर गरीब ये सोचता है कि उसका जीवन कैसे बदलेगा। अगर हम उम्मीदों का प्रदेश बोलें तो एक गरीब सोचता है उसका जीवन कैसे बदलेगा, गरीब कैसे आगे बढ़ेगा, गरीब के घर परिवार में जो बेटा बैठा उसकी नौकरी कैसे मिलेगी, और उसके परिवार कैसे चलेगा। ये पॉजिटिव है उम्मीदों का प्रदेश। लेकिन आकलन इस बात का होना चाहिए कि सरकारों से वाकई उम्मीद बची है कि सरकारों ने उम्मीद के खिलाफ काम किए। अखिलेश जी, एक चीज अक्सर राजनीतिक हलके में तो इस बारे में बात होती है, लोग भी जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि उम्मीद, विकास, बेरोजगारी, नौकरी, कानून व्यवस्था, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये लोग बोलते ज़रूर हैं कि बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए और इससे उम्मीद जगती है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव में वोटिंग होती है तो फिर वो किसी और चीज़ के लिए हो जाती है। आपको लगता है कि ये फ़र्क अब भेद गया है उत्तर प्रदेश? देखिए, गरीब के लिए तो आज भी वही बुनियादी सवाल हैं। पढ़ाई अच्छी मिले, इलाज समय पर मिल जाए, उनकी तकलीफ़ें कम हो जाएं। लेकिन आज हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जो सबसे अच्छी व्यवस्था गरीबों की थी, जो उनके घर पर एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, वो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही है? गरीब को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा? दावे बड़े बड़े हो रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, लेकिन ये सरकार बताए कि अगर एक भी जिला अस्पताल इन्होंने बनाया हो, जिस जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा हो, अगर एक भी अस्पताल बना हो, दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार
दोनों मिलकर के ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में 6 साल से ज़्यादा समय हो गया, अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो। इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने, और हमें खुशी इस बात की कि एक्सप्रेसवे केवल सड़क शहरों के लिए नहीं थी, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, हम किसान की पैदावार की एमएसपी कैसे दे पाएं। इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थीं, बड़ी बड़ी मंडियां 100 एकड़ में, 90 एकड़ में, 60 एकड़ में, जिससे गरीबों को या किसानों को वहां पर उनकी पैदावार की कीमत मिल सके। अगर इस सरकार ने 6 साल में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें, अगर कहीं मंडी बनी हो। और फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें बड़ी उम्मीद से खासकर पिछड़े, दलित ये उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो हमें पक्की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सोचो पिछले कितने वर्षों से केवल कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां, आउटसोर्स की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां। ये समय आ गया जब हमें ये सोचना पड़ेगा, जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय के साथ साथ ये भी हमें विचार करना पड़ेगा और दावा करना पड़ेगा कि सरकारी के साथ साथ हमें प्राइवेट में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये सरकार उम्मीद नहीं खोएगा क्या? तो ये बड़े बुनियादी सवाल ये आपने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और उस पर अब लाजमी है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। एक पत्रकार होने के नाते अब मेरा धर्म बन जाता है। आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। आप ये बताइए, जब ऐसा होगा तो एक बात ये होगी कि फिर कोई प्राइवेट निवेशक क्यों आएगा? क्योंकि फिर एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि वो खुल करके अपना टैलेंट एक्विजिशन नहीं कर सकता। सरकार की तरफ से ये दबाव रहेगा कि नहीं भाई इनको फलाने को भर्ती करो। मैं आपसे ये कहता हूं, दुनिया की सबसे मजबूत, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहां पर भी कोई एक व्यवस्था है जिसके तहत लोगों को नौकरी दी जाती है, उन्हें मौका मिलता है। और फिर जिस निवेशक की आप बात कर रहे हो, क्या आपकी सरकारी बैंकों से उनको लोन नहीं मिलता? सरकारी बैंकों में पैसा किसका है आखिरकार? क्या बिना सरकार की कृपा के उनको लोन मिल जाता है? तो वो संसाधन किसके हैं जिसकी वजह से आप कारोबार कर रहे हैं? और फिर जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें लाखों लाख नौकरियां थीं। मान लीजिए ओएनजीसी थी, वीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, तमाम और पीएसयूज में बता सकता हूं, या और भी स्टेट लेवल पे चीजें हैं। आखिरकार क्यों प्राइवेटाइज की तरफ जा रहे हैं लोग? क्यों कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नौकरियां ले जा रहे हैं? मैंने खुद अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आउटसोर्स की नौकरियों को धीरे धीरे कर करके सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां मिलेंगी। आप उन्हें 9,000 दे रहे हो वेतन, 10,000 दे रहे हो, 12,000 दे रहे हो, और काम कितना ले रहे हो आप? 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। और एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल तक है? आप एक्सप्लॉयटेशन उम्मीद नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं उम्मीदों का प्रदेश, यहां पुलिस क्या कर रही है? मैं आपको शुरुआती समय के बाद बता देता हूं। मैं आपको एटा में मामूली किसी मामले को लेकर के कुछ विवाद रहा होगा, उस पर छापा मारा पुलिस ने, और जब छापा मारा पुलिस ने तो वहां घर परिवार में देखा उसने कि वो व्यक्ति तो नहीं है जिसका नाम दर्ज है एफआईआर में, लेकिन उसकी परिवार की महिला मिल गई उससे, और उसी छापे के बहाने और डर के बहाने वो पुलिस के अधिकारी ने महिला से संबंध बना लिए। कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी उसके बाद, तब एक अधिकारी जेल गया। और आज अखबार में पढ़ा है कि आईपीएस जिस पे आरोप था पैसे लेने का, उसको इस सरकार ने सम्मानित किया। जो पुलिस का सबसे बड़ा सम्मान होता है वो पुलिस ने दिया। तो क्या उम्मीद करोगे आप उम्मीदों के प्रदेश में, जहां प्राइवेटाइजेशन हो रहा हो, जहां आउटसोर्स हो रही हो, जहां पर इस तरह का पुलिस का व्यवहार और काम हो? वो महिला को पुलिस अधिकारी ने प्रेग्नेंट किया, समाजवादी लोग उस परिवार के साथ खड़े नहीं होते तो वो पुलिस के अधिकारी न जाने क्या क्या कर देते उसके साथ। अखिलेश जी, एक बात ये भी कही जा सकती है, पूरी संवेदनाएं इन महिला के साथ जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर
मामले इस तरीके से देखें तो आप जानते हैं जब आपकी सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल आपकी सरकार पर भी आरोप लगाते थे कि देखो यहाँ ये हो गया, और एक आम धारणा ये थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब कानून व्यवस्था गड़बड़, और आज की सरकार जो है उसने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। ये जो छवि समाज में गई है और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है ये बोल के कि आप चुनावी नतीजे देख लीजिए, 2022 में आप उतरे लेकिन चुनावी नतीजे आए, और इसका मतलब ये है कि लोगों को योगी आदित्यनाथ की सरकार पसंद आई। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका कहना और लोगों के बीच की छवि। इसी शहर में समाजवादी सरकार में पुलिस विभाग के लिए सबसे बेहतरीन हेडक्वार्टर दिया गया। वो केवल हेडक्वार्टर इस बात के लिए नहीं था कि एक बिल्डिंग बन गई, वो हेडक्वार्टर इसलिए था कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जनता को इधर उधर घूमना पड़ता है, वहाँ आकर के उसे न्याय मिल सके। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया हम लोगों ने, जो स्ट्रक्चरल चेंज किया, जो दुनिया में जिस तरीके से पुलिस के पास रिस्पॉन्स सिस्टम है, मुझे याद है उस समय जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन लोगों को मैंने न्यूयॉर्क भेजा, NYPD पुलिस कैसे काम करती है, ह्यूस्टन में जो पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम है वो क्या है, सिंगापुर में पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है, उनका कंट्रोल रूम कैसे चलता है। उन चीज़ों को देख करके जो आपके हमारे देश में प्रदेश में परिस्थितियां हैं, पुलिस को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया और उस सिस्टम के तहत डायल 100 दिया गया। वो सबसे बेहतरीन, आप किसी अधिकारी से बात कर लीजिए, वो किसी अधिकारी से आप पूछेंगे कि रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 100 से पहले क्या था और आज सबसे बेहतरीन पुलिस के लिए काम करने का तरीका क्या बन रहा है, क्या 100 नंबर नहीं है जो आप 112 हो गई। वो इसलिए दी गई थी कि हमारा गरीब अगर है और गांव का रहने वाला किसान अगर तकलीफ परेशानी में है तो उसे थाने ना भागना पड़े, वो फ़ोन मिलाए, पुलिस उसके घर पे पहुंचे और उसकी मदद करे। क्या इससे बेहतर कोई सिस्टम बना? इसी जहां हम बैठे हैं यहां से मात्र 300 मीटर दूर 1090 पावर वुमेन लाइन बनाया गया, क्योंकि आज के समय पर अगर किस तरीके से तकलीफ परेशानी बेटियों को महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, उसकी समस्या का समाधान क्या हो। मुझे याद है 1090 क्रिएट किया गया और उस समय सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि इससे बेहतर महिलाओं के सुरक्षा के लिए और क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश से और प्रदेशों को सीखना चाहिए। तो ये व्यवस्था किसने दी? तो ये आरोप लगाना, और अगर हम NCRB के आंकड़े देखें तो वो दिखाते हैं आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में कितनी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी, इतनी लूट किसी सरकार में नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं पुलिस के लोगों के यहाँ चोरी की चांदी पकड़ी जाए? 50 किलो चांदी पकड़ी गई पुलिस के यहाँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि उनके सांसद थाने में जाकर के जो अपहरण करता है उन्हें छुड़ा ले जाएं, और बाद में क्या मिलता है कि पुलिस के ट्रांसफर हो जा रहा है। ये सांसदों के लिए कानून व्यवस्था है। पर अखिलेश जी ऐसा और क्यों इसके है? आगे मैं बताता हूं आपको, एक गरीब मुस्लिम से बीजेपी के कार्यकर्ता ने पैसा दे करके उसे मांस रखवाया मंदिर में, दंगा हुआ, जो 17 लोग जेल गए वो सब बीजेपी के थे। इसलिए केवल प्रचार कर देना, कोई सरकार ऐसी है, इनके देखिए क्या हालत है। अगर मैं सूची पढ़ना चाहूं तो आपको सूची पढ़ करके बता सकता हूं कि कौन क्या कर रहा है बीजेपी के लोग, जो अखबारों में छप रहा है। कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो अखबारों में छप रहा है इनके बारे में। ऐसा क्यों है लेकिन फिर अखिलेश जी की एक छवि प्रस्तुत कर दी गई है कि अब चीजें सुधरी हैं, पहले खराब थी। असल में पत्रकारिता भी फुटपाथ की होनी चाहिए, 5 स्टार की नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरे की होड़ में चैनल चमक जाए, चमकता हुआ चैनल हो, इस होड़ में आप बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। इसलिए जहां पत्रकारिता राजधर्म की बात कर रही है पत्रकारिता, तो पत्रकारिता का भी अपना धर्म है, पत्रकारों को अपना धर्म भी निभाना चाहिए। वो धर्म कौन निभाएगा? ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं ये आप जिनके लिए संदेश दे रहे हैं उनको मिलेगा।
लेकिन अखिलेश जी, अब आइए बात करते हैं कि देखिए राजनीति और चुनावी प्रणाली राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा है। जो जीता वही सिकंदर। आप राजनीति करें, लोगों की राजनीति करें, लेकिन फिर चुनाव ना जीतें तो आप लोगों के लिए वो काम भी नहीं कर पाएंगे, उनकी उम्मीदों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, हाँ, जो जीता वही सिकंदर, और मैं चंदौली का रिजल्ट देख करके बताऊं, जो पीटा वही सिकंदर, जिसने पीटा वही सिकंदर। इसी उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने मिलकर के रिजल्ट बदल दिया किन्नरों का। उनके अधिकारियों की जानकारी मिल गई उनको कि उनके रिजल्ट पक्ष में नहीं बना रहे हैं अधिकारी। किन्नरों ने पीट पीट करके पुलिस को, अधिकारी को रिजल्ट बदल दिया। तो क्या आप ये कहेंगे जो जीता वही सिकंदर? तो मैं तो ये कहूंगा जो पीटे वही सिकंदर। नहीं, कानूनी प्रणाली से और जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जो जीते वो सिकंदर, ये मेरा कहने का मतलब। मैं उसी को जोड़ रहा हूं। बीजेपी के लोग लूट करते हैं, बेईमानी करते हैं चुनाव में, और ये पहले चुनाव में बेईमानी नहीं कर रहे हैं। अपने पैसे की ताकत से, अपने अधिकारियों की ताकत से क्या बेईमानी नहीं कर रहे? लखीमपुर का वो कौन भूल जाएगा? माँ बेटी चुनाव लड़ने रही थी, पर्चा नॉमिनेशन नहीं करने दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, साड़ी छीन ली। क्या साड़ी नहीं छीनी? क्या कपड़े नहीं फाड़े? क्या ये सब ने देखा, टीवी पे देखा। और किन्नरों ने कपड़े उतार करके क्या लाठियों से नहीं मारा? मैं अपने मैनपुरी का बता सकता हूं, जहां पर रात के 12-1 बजे तक आप काउंटिंग चलाएंगे। पूरे प्रदेश की काउंटिंग खत्म हो गई। वो इंतजार कर रहे थे कि सीएम हाउस रिजल्ट क्या देगा, सीएम हाउस क्या बताएगा रिजल्ट। एक लोधी समाज के लोग वो 8,000 10,000 से जीत जाता, लेकिन क्योंकि उसे लखनऊ से परिणाम देना था, वहाँ के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम रिजल्ट नहीं बदल सकते, रिजल्ट तो वही देंगे जो ऊपर से आदेश आ रहे हैं। अखिलेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो आरोप आपने लगाया है इसको कानूनी रूप से चुनौती देनी चाहिए? वरना ऐसे लगेगा जैसे कि ये आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैं केवल इसलिए नहीं आरोप लगा रहा हूँ, वो जो कोर्ट का रास्ता है उसमें भी वो लोग गए हैं। मुझे उम्मीद है कोर्ट से न्याय मिलेगा। अब मैं एक सवाल, क्योंकि चुनाव के बारे में बात हो रही है, देखिए 2022 का चुनाव हुआ और आपकी बड़ी स्पिरिटेड कैंपेन थी। आप समाजवादी रथ जो है वो पूरे प्रदेश भर में गया। पूर्वांचल में आपको फ़ायदा भी देखने को मिला, और समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो मेरे ख्याल से सपा के इतिहास का सबसे बढ़िया वोट शेयर रहा। फिर भी वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। आपने अलायंसेस के अलग अलग फार्मूलाज ट्राई किए हैं 2017 के बाद। कांग्रेस के साथ गए, आप बीएसपी के साथ गए, छोटे दलों से भी आपने एक एसोसिएशन रखा। 2024 के लिए आपके मन में क्या है? 24 के लिए मैंने नारा दिया है कि 80 हराओ, बीजेपी हटाओ, और मैंने सभी विपक्षी दलों को इसमें शामिल होने के लिए कहा है। इधर समाजवादी पार्टी ने बहुत गठबंधन किए हैं, और मैंने खुद बड़े दिल से, बड़ा दिल करके सभी दलों को साथ लाने का काम किया। 2017 में समाजवादी पार्टी ने और हमारे पूरी लीडरशिप की राय से मैंने बड़े दिल से कांग्रेस के साथ अलायंस किया। 22 में भी अलायंस किया मैंने, छोटे दलों को भी साथ लाने का काम किया। 19 में बहुजन समाज पार्टी को लाए। अब ये और दलों की जो विपक्ष के लोग हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़े दिल से समाजवादी पार्टी का साथ दें। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगर बड़े दिल से साथ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हारेगी। ऐसा होगा, या ये भी एक उम्मीद है जिस पर आपकी दुनिया कायम है? देखिए, उम्मीद थी, इसीलिए उस समय कांग्रेस से भी अलायंस किया मैंने। उम्मीद थी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को भी साथ लाया। और उम्मीद ही पे बहुत सी चीज़ें, क्योंकि पॉजिटिविटी दिखाती है। उम्मीद के साथ साथ बड़ा दिल होना ज़रूरी है, और बड़ा दिल रहेगा विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें यहाँ पर हारेगी। 2 मामलों में तो आपने बड़ा दिल दिखाया। 2017 में भी सीटें कांग्रेस को आपने बहुत दी, 2019 में भी बीएसपी के साथ। मुझे उस समय के आपके बयान याद हैं। आपने बोला था कि मायावती जी जो हैं वो जो कहेंगी वैसा होगा। आपने एक बड़ा दिल ज़रूर दिखाया, लेकिन बाद में जब वो गठबंधन टूटा
तो मायावती जी का ये कहना था कि आपके वोट ट्रांसफर नहीं हुए और अब हम दोबारा गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में बड़ा दिल कैसे दिखे? देखिए, डेटा और अर्थमेटिक सब दिखाई देता है। अगर वोट हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो आज बहुजन समाज पार्टी पे केवल 1 सीट है। कहाँ 10 MP, कहाँ विधायक 1। इसलिए सब जानते हैं वो बातें। समाजवादी पार्टी ने बड़े दिल से, ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया, क्योंकि हम ये मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है और जो बहुजन लोग हैं उनका बड़ा सपना रहा है। इससे समाजवादी पार्टी ने साथ दिया। हमारा एक एक वोटर, एक एक लीडरशिप ने उस समय साथ दिया था और उसका परिणाम हुआ कि देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई कहीं नहीं हरा पाया था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हराई थीं। अखिलेश जी, देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि लोग अपना दिल बड़ा करें, लेकिन यहीं पर आकर के विपक्षी एकता का फॉर्मूला ज़रा सा बैठ जाता है या चल नहीं पाता है, क्योंकि सब लोग जो हैं कुछ कुछ उम्मीद अपने आप से भी और कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने आप से भी रखते हैं कि हमें इतना मिल जाए या ये हो या वो हो। आपका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि अभी विपक्षी एकता की बहुत बात हो रही है। हमारा फॉर्मूला ये कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। तो आप बड़ा दल करके आए। समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल करके किया गठबंधन और दलों को साथ लाए। हमें उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो दल समाजवादी पार्टी का बड़े दिल से साथ देंगे। तो यही हमारा फॉर्मूला है, आपको लगता और यही हमारी उम्मीद है। नहीं, तो आपको लगता है कि यही हर दल को ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि आप जिस राज्य में मजबूत हैं वहां वो दल मेन हो जाए और बाकी लोग साथ आए? कई बार जितने भी लीडर्स उनसे बात हुई, यही निष्कर्ष निकला कि जो दल जहां मजबूत है, जो दल ज़्यादा वोट पा रहा है या संघर्ष कर रहा है, उसी दल के तहत वहां गठबंधन होना चाहिए। अखिलेश जी, एक बात कही जाती है विपक्ष में, और ये मैंने बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके मुंह से सुना है। उन्होंने कहा विपक्षी एकता में दरअसल दिक्कत ये है कि एक जटिल चौकड़ी है। एक है अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में, एक है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, एक है केसीआर तेलंगाना में, और एक है अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब यहाँ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आई तो आपने साथ नहीं दिया। तो आप ये जो जटिल चौकड़ी है, ये कभी पूरी तरीके से बताती नहीं है कि हम किस दिशा में जाएं या कहाँ जाएं, और इसी वजह से एकता बन नहीं पाती और समन्वय बन नहीं पाता। समाजवादी पार्टी ने कभी भी गठबंधन किया होगा तो ना सीटों का झगड़ा रहा होगा, ना किसी तरह का किसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में खींचतान होती है वो हो पाई थी। मैं तो ये कहता हूँ इस बार PDA NDA को हरा देगा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। PDA और अल्पसंख्यक में मतलब मुसलमान भाई भी हैं उसमें। ये नया फॉर्मूला दिया है आपने। PDA का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दें। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। ये NDA पर भारी पड़ेंगे। ये बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं इस बार, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जब NDA ये कहता है सबका साथ सबका विकास, जब सबका साथ आप बोल रहे हैं तो सबकी बराबरी की बात नहीं बोल रहे हैं आप। हम चाहते हैं सबकी बराबरी हो, इसीलिए जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय का होना संभव नहीं है। इसीलिए इस बार PDA NDA को हराएगा। ये जो आपने अभी बात बोली जातिगत जनगणना, देखिए बिहार के संदर्भ में भी बहुत सारे विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, और बीजेपी की अगर बात करें तो उनकी पोजीशन कास्ट सेंसस को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूज रही है। सरकार में रहते हैं तो कोई भी पार्टी जब सरकार में आती है तो ये नहीं कराना चाहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्या चीज़ है इस कास्ट सेंसस में कि कोई खुल के हाँ नहीं बोल रहा? मुझे याद है लोकसभा में जिस समय सेंसस हो रहा था, नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, उन्होंने यही मांग रखी थी उस समय जो सरकार थी उससे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और उस समय मुझे नहीं पता कि क्या रुकावट थी उस समय की सरकार को कि उन्होंने जाति गणना नहीं कराई या आंकड़े नहीं आए उसके। हमारी मांग उस समय भी थी और आज भी मांग वही है। यूपीए की बात कर रहे हैं। यूपीए की बात कर रहा हूं मैं, और वो मांग हमारी आज भी है कि जाति जनगणना हो। और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब मैं आबादी के हिसाब से समाजवादी पेंशन देना चाहता था तो बहुत सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उसको आबादी के हिसाब से हम लोग लागू करने का काम किया था। और अगर कोई चीज़ आबादी के हिसाब से लागू करेंगे
अगर हम पिछड़े दलितों को बराबरी का हक देना चाहें या उनकी आबादी के हिसाब से देना चाहें तो बिना जाति गणना के कैसे संभव है? इसलिए जाति गणना होनी चाहिए। और मैंने तो अपने मैनिफेस्टो में और 2022 में भी ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जाति गणना कर करके उससे आबादी के हिसाब से उनको लाभ दिया जाएगा, उनको पॉलिसीज़ में शामिल किया जाएगा। आपने बीजेपी की तरफ से इस पर बयान सुना है, वो ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं समाज को तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं जातियों में लोग बंट जाएं, इस वजह से आप ये जनगणना कराना चाह रहे हैं। बीजेपी से ज़्यादा कौन तोड़ना जानता है? कौन जानता है डिवाइड एंड रूल सबसे अच्छा बीजेपी काम करती है उसमें। इससे उनसे उम्मीद नहीं है, वो कभी न्याय नहीं देना चाहते हैं। जिनको हक मिलना चाहिए उन्हें नहीं देना चाहते हैं हक। इसलिए वो ये कहते हैं कि जाति से और गणना से नफरत फैलेगी। ये केवल हक नहीं देना चाहते हैं, उनका सम्मान नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उनकी ये भाषा है। अखिलेश जी, एक बार मैं फिर से आना चाहता हूं, जो आपने बोला कि लोग बड़ा दिल रखें। विपक्ष में एक बड़ी भारी मीटिंग होने वाली है विपक्षी, आप जानते हैं, विपक्षी एकता को लेकर के उस पर बहुत उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं। अब आपको लगता है ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ से दिया है कि यूपी में बड़ा दिल सपा के लिए दिखाओ, इसी तरीके से हर राज्य में ये फॉर्मूला अब हो जाना चाहिए, और जो जटिल चौकड़ी है वो भी ज़रा अपनी उम्मीदें और इच्छाओं को सीमित रखे ताकि समन्वय बने। मुझे याद है कि मैंने जैसा आपसे कहा कि कई लीडर्स जिस समय मिलते थे वो यही कहते थे कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, ताकतवर है, उसी की लीडरशिप पर चुनाव होना चाहिए। और मैं समझता हूँ 23 को ये बात आएगी, उसमें मैं यही विचार रखूँगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन्हें सबको बड़ा दिल रखना चाहिए। जब बीजेपी बड़ा दिल करके इतनों को रख सकती है अपने साथ, जो उन्हें सुबह शाम गाली देते हैं, उन तक को एसी में बैठाते हैं, चुपचाप रात में मिलते हैं। मैं जानता हूं क्या क्या कहा था बीजेपी की लीडरशिप के बारे में, कई लीडर जो हमारे साथ आए थे। और अगर मेरी बात नहीं मानते हैं, आज तो आर्काइव में होगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, आप गूगल करिए, आर्काइव में देखिए उनकी भाषा क्या थी जब हमारे साथ थे। तो जब बीजेपी इतना अपमान सह करके उन्हें गले लगा सकती है, तो जिनको बीजेपी हरानी उन्हें बड़े दिल से उन दलों को आगे करना चाहिए जो दल मजबूती से लड़ रहे हैं जिस प्रदेश में। अखिलेश जी, मैं फिर से इसी सवाल पर आता हूं। यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि हर आदमी अपने ऊपर से, अपने आप से एक उम्मीद लगाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, 2009 आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में उस समय लोकसभा के टाइम पर ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला चल रहा था। दिग्विजय सिंह का ये कहना था कि भाई फ्रेंडली फाइट कर लो, फिर वो समझौता नहीं हुआ। आप लोग कांग्रेस को 5 सीट दे रहे थे 80 में से, वो ले आए 20+। तो अगर वो आपकी बात मान लेते तो वो उतना नहीं ला पाते। ऐसी ही छोटी छोटी गणित में आपको नहीं लगता है विपक्षी एकता जो है वो कहीं स्वाहा हो जाएगी? हालांकि आपने बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस का उनका नाम लिया, एक लीडर और थे हमारी पार्टी में जिनका मैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका भी नाम नहीं मैं ले सकता हूँ। वो कन्फ्यूज़न था। और मुझे याद है 2009 का भी कि जो लीडर हमारे बीच में थे, हालांकि क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का नाम ले रहे हैं आप, तो हमारे अमर सिंह अंकल भी थे, उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। और नेताजी ने मुझे बाद में बताया, और बाद में बातों बातों में मुझे पता लगा कि उस कन्फ्यूज़न की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी का उस समय, और अलायंस को लेकर के रूमर फैलाया गया था। और जो बातचीत होती थी उससे कैसे लाभ लिया जाएगा, कुछ लीडर्स इस बात को उठा रहे थे। इसलिए क्योंकि अमर सिंह अंकल नहीं है हमारे बीच, इसलिए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस समय जो बातचीत होती होंगी वो लोग जानते होंगे कि क्या रहा होगा उस समय। लेकिन वो 2009 बहुत पुरानी बात है। आज 23 है और 24 में चुनाव होना है, महीने कुछ हैं, जिसकी ज़मीन पर तैयारी होगी। और इसलिए तैयारी ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी जिस तरह का चुनाव लड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की हुई हैं उन्होंने इमेज बनाने के लिए, और वही लोग इमेज कैसे खराब हो उस लीडर की, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। जो पार्टी इतनी ताकतवर हो, जो अखबारों के ऐड, टीवी के ऐड में बजट खोल देती हो, उससे लड़ने के लिए हमें अपने कार्यकर्ता आज ही से तैयार करने पड़ेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी 46 डिग्री के टेम्परेचर में काम कर रही है। हमारा एक एक लीडर गांव में है या फिर किसी न किसी ब्लॉक स्तर पे काम कर रहा है।
तो उससे लड़ने के लिए हमें तैयार करनी पड़ेगी फौज, और समाजवादी फौज तैयार है उसके लिए। फौज तैयार है आपकी जमीन पर? हमारी तैयारी हो रही है और तैयारी चल रही है। जैसे एक बात ये भी कही जा रही थी यूपी चुनाव में, क्योंकि मैंने दौरा किया था और आपसे जगह जगह कई अलग अलग जगहों पर मुलाकात भी हुई जब यूपी का चुनाव हो रहा था। उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इस बार उम्मीद है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, वोट दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो ट्रेडिशनली आपके वोटर्स माने जाते हैं जैसे कि मुस्लिम्स और यादव्स और अमंग अदर सेक्शंस, ये भी उनमें भी एक तबका था जिनको ये मानना था कि नहीं भाई हम तो बीजेपी के तरफ रुझान करेंगे। फिर चुनावी नतीजे में वो कुछ हद तक दिखा भी, आपका वोट शेयर बढ़ा, लेकिन फिर वो भी। तो आपको लगता है कि आप समाज के हर वर्ग को एक साथ ला पाएंगे अपने पक्ष में? समाजवादी पार्टी की कोशिश थी और उस कोशिश में कुछ हद तक हम लोग सफल हुए। जो हार हुई है, अगर हम देखते हैं, अगर हम वोट को देखते हैं, बहुत मामूली मामूली वोटों से हार गए हम। बाराबंकी बगल में है, कुछ वोटों से हार गए हम लोग विधानसभा। अगर हम सहारनपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने तक जाएं तो 3.5 लाख वोट ही तो ऐसा था। समाजवादी पार्टी का वर्कर और हम लोग कोशिश कर लेते, 3.5 लाख से ज़्यादा वोट कुछ विधानसभाओं में पा गए होते तो आज सरकार समाजवादियों की होती। जनता ने वोट दिया और हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया। लेकिन जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि समाजवादी पार्टी का किस प्रत्याशी से नुकसान होगा, किस प्रत्याशी का दूसरे दल से प्रत्याशी आए, इस स्ट्रैटेजी में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। इसलिए आने वाले चुनाव में इन पहलुओं पर भी हम लोगों को बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। ये सीख ले ली है आपने 24 के लिए? क्योंकि ये गणित अभी दोबारा आएगी 2024 में। मैंने तभी कहा आपसे कि मात्र 3.5 लाख वोट ही हम लोग पीछे थे। कुछ विधानसभाओं में अगर इतना वोट हम लोग पा गए होते तो आज सरकार समाजवादियों की होती उत्तर प्रदेश में। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी जानते थे कि सरकार में वो नहीं आ रहे हैं। खासकर कुछ अधिकारी ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसकी तैयारी, इसीलिए हम लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं। संगठन कैसे अच्छा हो, किन मुद्दों पे बात हो, और सवाल तो यही है कि जो गरीब उम्मीद लगा करके बैठा है उसकी उम्मीद को कौन पूरा करेगा। आज महंगाई, डीजल पेट्रोल की, खाने के सामान की, क्या किसानों को एमएसपी मिला जा रहा है? गन्ने का भुगतान अभी नहीं हुआ। गेहूं मार्केट में सरकारी केंद्रों पे आया ही नहीं। धान लूटा गया। अभी मस्टर्ड, सरसों की कोई कीमत नहीं दे पाई सरकार। और रिफाइंड तेल देखिए बाजार में किस कीमत बढ़ता चला जा रहा है। आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने मंडी नहीं बनाई। आप गरीब को इलाज नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने अस्पताल नहीं बनाए। जो कभी एम्बुलेंस थी, गरीबों को घर पहुंच जाती थी, इलाज के लिए अस्पताल ले जाती थी, वो एम्बुलेंस व्यवस्था बर्बाद कर दी। पुलिस, वो व्यवस्था खराब कर दी आपने। आखिरकार गरीब क्या करेगा, किसान क्या करेगा? इसलिए गरीब और किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहा है। अखिलेश जी, आपका एक रोड शो अभी भी चल रहा है। अभी हाल फिलहाल मैंने देखा था, एक क्लिप देख रहा था, नैमिषारण्य और अलग अलग जगहों पर आप सड़कों पर उतर गए हैं। अभी कुछ महीने बचे हैं, पहले ही उतर गए हैं। सड़क पर उतरना कितना ज़रूरी है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ अभी एक सवाल और आने वाला है। समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है और लगातार सड़कों पर रह करके काम करेगी। आपके एक घटक दल थे जो कि 2022 में आपके साथ थे, एसबीएसपी के ओपी राजभर जी। उन्होंने एक बयान दिया एनडीटीवी को जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो एसी के कमरे से बाहर निकलें। वो एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी का तो एसी दिखाई दे रहा है लेकिन एसी हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई दे रहा मुख्यमंत्री जी का। जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रहे हैं वो एसी नहीं है। जिस हॉल में, जिस लोक भवन में बैठते हैं क्या वो एसी नहीं है? क्या एसी की बात कर रहे हो? कभी कभी बीजेपी के लोग कुछ ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं जो खुद नहीं कह सकते हैं, वो दूसरों के मुंह से कहलवाते हैं। अखिलेश जी, आपके हिसाब से 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? गरीब का सम्मान, बेरोजगारी, महंगाई, इलाज न दे पाना है सरकार का। मैंने कहा ना
कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की बात सरकार कर रही है। ये सरकार बताए कि एक कौन सा जिला अस्पताल बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो रहा है। जहां हम बैठे हैं यहीं से मात्र 2 किलोमीटर दूर नेताजी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर हॉस्पिटल बनाया था, लोहिया हॉस्पिटल। वहां पर फ्री इलाज था, दवाइयां फ्री थी, 1 रुपए में पर्ची मिलती थी। सरकारी अस्पतालों में 1 रुपए की पर्ची थी, दवाई से लेकर के इलाज मुफ्त था गरीबों के लिए। इस सरकार ने क्या किया? गरीब दर दर भटक रहा है और अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहा, इमरजेंसी में एडमिट नहीं हो रहा। न जाने कितनों की जान जा रही है, बिना दवाई के, बिना इलाज के, बिना अस्पताल पहुंचे लोगों की जान जा रही है। कोई इमरजेंसी में इलाज नहीं हो रहा, रिफर कर दे रहे हैं। जाए गरीब प्राइवेट में इलाज कराए जा करके। ऑपरेशन कब होगा? महीने बाद डेट देंगे। ये जो खंडर बनाए हैं मेडिकल कॉलेज के, ये आधुनिक खंडर हैं। एक जिला अस्पताल अगर सरकार ने बनाया हो तो बता दें, एक मंडी बनाई हो तो बता दें। अखिलेश जी, आप तो जानते हैं सरकार कैसे उपलब्धि गिनाती है, कितने हमने एयरपोर्ट बना दिए, एक्सप्रेसवे बना दिए। ये क्या एयरपोर्ट बनाए हैं? ये बने बनाए कह रहे हैं कि हमने बनाए हैं। इन्हें कौन सा शिलान्यास कर करके उद्घाटन कराया? अगर एक एयरपोर्ट हमें बता देंगे। दिल्ली और लखनऊ वाले जिस एयरपोर्ट का इन्होंने शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो, एक एयरपोर्ट बताएं हमें आपको। क्या लखनऊ एयरपोर्ट इनका बनाया हुआ है? क्या कानपुर एयरपोर्ट इनका बनाया हुआ है? क्या गोरखपुर की हवाई पट्टी इनकी बनाई हुई है? क्या कुशीनगर की हवाई पट्टी इनकी बनाई हुई है? क्या चित्रकूट इनका बनाया हुआ है? क्या गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट इनका बनाया हुआ है? क्या मेरठ की हवाई पट्टी इनकी बनाई हुई है? क्या मुरादाबाद की हवाई पट्टी एयरपोर्ट इनकी बनाई हुई है? क्या सहारनपुर में जो बना हुआ है वो इनका बनाया हुआ है? अगर एक भी एयरपोर्ट इन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया हो तो बता दो। और इन्होंने जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी उतर पाए हरकुलस से तो वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी सरकार की डिजाइन, अगर हम लोगों ने उस तरह का एक्सप्रेसवे डिजाइन न किया होता जिसमें रनवे होता रहे, तो शायद देश के प्रधानमंत्री उस पर नहीं उतर पाते। अगर यही बात थी तो इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे क्यों नहीं एयरपोर्ट बनाया, क्यों रनवे नहीं बनाया इन्होंने? आप जाकर के देखिए, सड़क से जो जाएगा वो महसूस करेगा कि समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे कैसा है और भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे कैसा है। ये लूट और भ्रष्टाचार जो इन्होंने की है, ये लूट और भ्रष्टाचार का पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया और वही बुंदेलखंड बना दिया इन्होंने। क्या राइडिंग क्वालिटी है? और फिर सेफ्टी के साथ खिलवाड़। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि मीडियन इतना होना चाहिए, आपने मीडियन के लिए कानून बदल दिया। लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। एक्सप्रेसवे के लिए इंडियन रोड कांग्रेस का डिजाइन है कि 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर उसका मीडियन होना चाहिए। समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे डिजाइन था उसमें 10 से लेकर के 12 मीटर मीडियन था, जो डिवाइडर होता है। लेकिन इन्होंने डिवाइडर क्यों बदल दिया? बुंदेलखंड में क्यों बदल दिया इन्होंने? क्यों बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे खराब बनाया? प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद पूरा एक्सप्रेसवे बह गया। तो ये एक्सप्रेसवे बनाएंगे और अब सड़क नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं हम सुपर हाईवे बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, इनके बनाए हुए एक्सप्रेसवे देख लो, अब कहते हैं 4 लेन नहीं, अब सुपर हाईवे बनाएंगे। मुझे नहीं पता ये सुपर हाईवे की डेफिनेशन क्या है। अब क्योंकि एक्सप्रेसवे और सुपर हाईवे की बात हो रही है, तो राजनीति का, विपक्ष का कैसा सुपर हाईवे बने जिस पर विपक्ष की गाड़ी एकदम सरपट दौड़े। और ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है अखिलेश जी, आप गठबंधन अच्छे से कर लेते हैं। आपकी बहुत अच्छा एसोसिएशन है ममता बनर्जी से। मुझे याद है उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके साथ हुई, वो आपको खासा पसंद करती हैं। अरविंद केजरीवाल से भी आपका एक अच्छा इक्वेशन है, केसीआर से भी एक अच्छा इक्वेशन है। आपको लगता है आप वो विपक्ष में वो अगुवाई करने को तैयार होंगे कि आप इन सब दलों को एक साथ ले आएं? 30 तारीख को बैठ रहे हैं। मुझे लगता है देश की जो हालात हैं, जो सामने चीज़ें हैं, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूँ उस समय बहुत सारी बातें आ जाएंगी। कुछ अगर आप बताना चाहें। आपने ये तो बताया ही कि आप क्या बोलेंगे कि लोग बड़ा दिल रखें, लेकिन एक आरोप ये कांग्रेस पार्टी पर लगता है कि वो बड़ी सीटें तो मांगती है लेकिन वो दिल उतना बड़ा नहीं होता कि दूसरे को कुछ दे दें। अब वो अपने आप को मुख्य विपक्षी दल भी मानते हैं, कुछ राज्य में इलेक्शन जीत गए हैं, तो उनकी भी उम्मीद जगी होगी। मैं समझता हूँ 23 को बहुत सारी बातें आएंगी और अभी चुनाव, क्योंकि
7, 8, 9 महीने भी हैं तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप खुल के इस चीज पर बोल नहीं रहे हैं कुछ, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि क्या मन में आपके क्या है। मेरे मन में बस इतना ही है हाँ। कि बड़े बड़े दल मैं साथ लाया हूँ, चुनाव लड़ा हूँ। जिसको भी गठबंधन करना है, समाजवादी पार्टी आगे खड़ी है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए। विपक्ष बड़े दिल से समाजवादी पार्टी का साथ दे, और आप यही मेरे दिल में है और यही मुझे उम्मीद है। और आप ये पूरी तरीके से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है 2024 में? बहुत आसानी से हराया जा सकता है, क्योंकि जिस सरकार को दिल्ली में 2 बार मौका मिला हो, यूपी में मौका मिल गया दूसरी बार, इतने विधायक, इतने सांसद, इतनी बड़ा सरकार इनके पास, सब मंत्री इनके, उसके बाद भी गरीब दुखी, तब भी गरीब परेशान, किसान परेशान, महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट का नहीं पता। अगर जो मुख्यमंत्री सरकार ये बात न जाने, वो क्या नौजवानों को नौकरी देगी? कहते 100 में 4 बेरोजगार हैं, कौन भरोसा करेगा इन पर? मेरा आखिरी सवाल अखिलेश जी, नीतीश कुमार जी जो कि अभी अगुवाई कर रहे हैं, कई नेताओं से मिल रहे हैं, कांग्रेस से मिले, सब नेताओं से मिले, उन्होंने एक बयान दिया था और ये बोला था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी 50 पर उतर आए। आपका क्या आंकड़ा है, आपको क्या लगता है? मैं सहमत हूं उनसे, और उत्तर प्रदेश जहां से बीजेपी आई है, 14 में आई थी और 24 में जाएगी, और अब तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि यहां पर हर डब्बा अपने आप को इंजन समझ रहा है। आप देखो कैसे गाड़ी दौड़ रही है, यहां हर डब्बा इंजन बन करके घूम रहा है। जिस प्रदेश के पास कार्यवाहक डीजीपी हो, एक डीजीपी, दूसरा डीजीपी, तीसरा डीजीपी, और मैं कह के जा रहा हूं आखिरी में, एक व्यक्ति जेल में है, एक जेल में है व्यक्ति, इसलिए जेल में है क्योंकि एक डीजीपी ने उस पर अपना काला धन इन्वेस्ट किया था। जब वो रिटायर हुआ, वो पैसा नहीं वापस कर पाया, इसलिए वो जेल में है। क्या सोच सकते हो आप? एसटीएफ जा रही है, दिल्ली में छापा मार रही है, दिल्ली में, और दिल्ली वाली संस्थाएं यूपी में छापा मार रही हैं। क्या अखबारों में नहीं पढ़ा कि बीजेपी के खासम खास लोगों का इन्वेस्टमेंट उनमें था? तो सोचिए आप, ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसलिए जनता को उम्मीद है कि 24 में बदलाव होगा। इसी प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 14 में आई थी, 24 में बाहर जाएगी। अखिलेश यादव जी, एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में आपका आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो जो अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में वो उम्मीदें पूरी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।